हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट ऑफ क्लासेस। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि हम आपके लिए वीडियो लेके आते रहते हैं रीड की, साइको की, या फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, कोई भी एग्ज़ाम हो जिसके बीच में साइको आती है, वहाँ से आप टॉपिक को कवर कर सकते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है प्रेरणा व सीखना। तो प्रेरणा और सीखने में क्या अंतर है वो भी देखेंगे, और प्रेरणा क्या होती है उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो प्रेरणा जो वर्ड अब उसका मीन्स होता है मोटिवेशन, ठीक है। उसके बाद में लिखा है जैसे कि मोटिवेशन जो वर्ड है वो लेटिन भाषा के मोटम से बना है, जिसका मतलब होता है मूव, मोटर या मोशन, ठीक है, मतलब कि प्रगति करते रहना। उसके बाद में है जो मनोवैज्ञानिक में अर्थ में अगर हम लें प्रेरणा, तो प्रेरणा आंतरिक उत्तेजनाओं से होता है जिन पर हमारा व्यवहार आधारित होता है, ठीक है। उसके बाद में इन अर्थ में 12 उत्तेजनाओं को कोई महत्व नहीं दिया जाता। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें कि प्रेरणा होती है वो आंतरिक शक्ति होती है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। अगर आपको भूख लगी है तो आपको भूख लगने के लिए जो प्रेरित करती है वो आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा है, ठीक है। उसके बाद में जैसे कि ये एक परिभाषा दी हुई है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक। उसके आगे है एक गुड ने बताया कि प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। तो ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये परिभाषा किसकी है, तो आपको याद रखना है। उसके आगे देखते हैं। उसके बाद में लिखा है ब्लेयर जॉन सिम्पसन की, तो ये आप पढ़ सकते हैं। 2 से 3 परिभाषाएं हैं इंपॉर्टेंट। अब प्रेरणा जो है वो दो तरह की होती है, एक होती है सकारात्मक और एक होती है नकारात्मक। तो सकारात्मक जो होती है वो बालक को किसी कार्य को अपनी स्वयं की इच्छा से कार्य करने के लिए कहता है। जैसे कि अगर बच्चा चाहता है कि मैं खेलूँ और मुझे सुख की अनुभूति हो, तो वह कार्य आसानी से कर लेता है और उसे आंतरिक प्रेरणा भी मिलती रहती है। उसके बाद में आता है नकारात्मक प्रेरणा, जो कि हमें दूसरों की इच्छा से मिलती है। जैसे कि अगर हमारे माँ बाप कहें कि बेटा यही पढ़ना है, यही पढ़ना है, यही पढ़ना है, तो बच्चे का अगर ध्यान ना लगे तो वो नकारात्मक प्रेरणा में आ जाती है, जिसके बीच में शिक्षक जब प्रशंसा करता है, निंदा, पुरस्कार, प्रतिद्वंदता आदि का प्रयोग करके बालक को नकारात्मक प्रेरणा प्रदान करता है। सकारात्मक प्रेरणा का मतलब ये हो गया कि आपके इंटरनल आएगी, मतलब कि आंतरिक रूप से आएगी कि आपको ये कार्य करना ही करना है, ठीक है। नकारात्मक में क्या होता है, जब कोई दूसरा बंदा अगर आपको मोटिवेट करे किसी भी काम को करने के लिए, उसे हम नकारात्मक प्रेरणा या बाह्य प्रेरणा भी कहते हैं। उसके बाद में ये कुछ बात लिखी हुई है, ये आप पढ़ सकते हैं, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, नॉर्मल सी बातें लिखी हुई है। उसके बाद में आता है प्रेरणा के स्रोत। तो प्रेरणा के स्रोत क्या होते हैं कि हमें प्रेरणा कैसे मिलती है, किस तरह से प्रेरणा हमारी कार्य करती है, उस सारी चीज़ों के बारे में बात करें। सबसे पहले क्या होता है आवश्यकता। तो प्रत्येक प्राणी की कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, जल, वायु, भोजन, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो उसके शरीर में तनाव और असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। क्यों? अगर हमें रोटी नहीं मिलेगी, जल नहीं मिलेगा, तो हमारे शरीर में तनाव उत्पन्न हो जाएगा। हमें ऐसा लगेगा कि हमारा शरीर कोई भी काम का नहीं है, ठीक है। कभी भी व्यक्ति को भूख लगती है तो उसके शरीर के अंदर तनाव उत्पन्न होने लग जाता है और वो भोजन की खोज करने के लिए लग जाता है, क्योंकि उसके शरीर के तनाव का अंत हो जाता है, मतलब कि उसको बहुत ज़्यादा भूख भूख लग रही होती है, और अगर उसकी भूख नहीं मिटी तो वह मर भी सकता है। अब आवश्यकता क्या होगी कि उसको भूख लग रही है। उसके बाद में आता है चालक, जो कि उसको भूख को प्रेरित करता है। अब प्राणी की आवश्यकता होगी कि उसे भूख लग रही है, तो उदाहरणतः भोजन प्राणी की आवश्यकता है। अगर उसे भूख को भोजन से ही मिटाया जा सकता है, तो भोजन के लिए जो ललायत करती है भूख चालक को जन्म देती है कि वह उसे प्राप्त कर ले। पानी की आवश्यकता प्यास चालक की उत्पत्ति का कारण बनती है। मतलब कि देखो, अब आपके शरीर में तनाव उत्पन्न हो रहा है तो आपको भूख लगेगी, तो भूख लगना क्या होगा, एक तरह से चालक का रूप बन गया है, ठीक है। आपके क्रिया व्यवहार के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। अगर आपके शरीर में पानी की कमी है तो प्यास लगती है, तो प्यास आपके लिए क्या हो गया, एक तरह से चालक हो गया, ठीक है। उसके बाद में आगे देखते हैं। उसके बाद में जैसे क्या है कि चालक शरीर की एक आंतरिक क्रिया या दशा है जो एक विशेष प्रकार के व्यवहार के लिए प्रदान करती है। जैसे कि आपको बता ही दिया, आपके शरीर में पेट में कुछ खाने के लिए नहीं है तो आपको भूख लगी, तो भूख क्या हो गया, आपका चालक हो गया, ठीक है। अगर आपके पेट में पानी नहीं है तो आपको प्यास लगी, तो वो क्या हो गया, आपका चालक हो गया। अब उद्दीपन क्या होता है, किसी वस्तु की आवश्यकता उत्पन्न होने पर उसको पूर्ण करने के लिए चालक उत्पन्न होता है, जो कि आपको बता दिया है। जिस वस्तु से आवश्यकता की पूर्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं, उद्दीपन कहते हैं। जैसे कि भूख एक चालक, आपको बता दिया, भूख चालक को भोजन संतुष्ट करता है, तो भोजन क्या हो गया, आपका उद्दीपन तरह का हो गया, ठीक है। उसके अलावा एक और एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ये आप पढ़ सकते हैं। सीधी सी बात की हुई कि आपके अंदर कोई भी चीज़ की कमी हुई, ठीक है। कमी होने पे क्या हुआ कि वो चीज़ आपकी आवश्यकता बन गई, आपको वो चाहिए, ठीक है। अब
वो आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो आपके अंदर से आवाज़ आएगी, जैसे भूख आई, प्यास आई, तो वो एक चालक के रूप में कार्य करेगी। और जिस चीज़ को आपने प्राप्त करना है वो आपका क्या होगा, एक तरह से उद्दीपन हो गया। ठीक है, अगर भूख लगी तो भोजन प्राप्त किया तो भोजन उद्दीपन हो गया, प्यास लगी तो पानी प्राप्त किया तो पानी उद्दीपन हो गया। उसके बाद में आवश्यकता, चालक व उद्दीपन का अपने आप में संबंध है, एक तीनों का आपस में संबंध है। अगर आवश्यकता होगी तभी चालक उत्पन्न होगा, फिर चालक के साथ उद्दीपन कार्य करेगा। ठीक है, वही लिखा हुआ है। उसके बाद में आता है प्रेरक। तो प्रेरक बहुत बड़ा ही शब्द है जिसके बीच में उद्दीपन के अतिरिक्त चालक, तनाव, आवश्यकता सभी आ जाता है। मतलब कि प्रेरक के अंदर सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि आवश्यकताएं, इच्छाएं, तनाव, निर्धारित प्रवृत्तियां, अभिवृत्तियां, रुचियां, ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती है। अब प्रेरक को कुछ निश्चित दिशाओं में कार्य करने की प्रवृत्तियां भी मानते हैं, जैसे कि ये डेफिनेशन लिखी हुई आप पढ़ सकते हैं। जैसे प्रेरक हमारी आधारभूत आवश्यकताओं से उत्पन्न होने वाली वे शक्तियाँ जो व्यवहार को दिशा और उद्देश्य प्रदान करती है, चालक की तरह कार्य करने लगी। ठीक है, उसके बाद में दूसरी है जिसमें कि आंतरिक दिशाएं या शक्तियाँ माना जाता है जो कि अपने लक्ष्य की ओर प्रेरित करती है। तो आपको ये थोड़ी बहुत इसके ऊपर भी ध्यान देना है, परिभाषाओं के ऊपर भी। उसके बाद में प्रेरकों का वर्गीकरण। अब जो ये मोटिव्स है इसका क्लासिफिकेशन क्या हुआ है, भागों में बांटा हुआ है, अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग तरह से कहा गया है। सबसे पहले आते हैं मैस्लो। तो मैस्लो कहते हैं कि ये जो मोटिव्स होते हैं कुछ जन्मजात होते हैं और कुछ अर्जित होते हैं। थॉमसन ने कहा कुछ स्वाभाविक होते हैं और कुछ कृत्रिम रूप से, मतलब कि जटिल तरीके से बना सकते हैं। गैरेट कहते हैं कि जैविक होते हैं, मनोवैज्ञानिक होते हैं और सामाजिक रूप से होते हैं। अगर आप समाज में रह रहे हैं तो सामाजिक रूप से हो गए, जैविक आप जीव हो गए तो जैविक हो गए, और मनोवैज्ञानिक मतलब कि आपकी जो दृष्टिकोण है उसके माध्यम से हो गए। अब जो जन्मजात प्रेरक है वो जन्म से ही पाए जाते हैं, जैसे कि भूख, प्यास, काम, निद्रा, विश्राम, ये सारी की सारी चीज़ें होगी जन्मजात। उसके बाद में आते हैं अर्जित प्रेरक। अर्जित प्रेरक में क्या चीज़ आती है, जिसके बीच में आपका इंटरेस्ट आ जाता है, आपकी जो हैबिट है, आपकी जो सामुदायिकता है, सामुदायिकता में आप सामाजिक प्रेरक के अंदर भी इसको ऐड कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिक प्रेरक क्या होते हैं, जिसके अंदर क्रोध, भय, प्रेम, दुख, आनंद, ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती है। जिसके अंदर क्रोध जो हमारा, वो हमारी साइकोलॉजिकल एक कंडीशन होती है। ठीक है, उसके बाद में आता है सामाजिक प्रेरक जो कि हमारे समाज से उत्पन्न होता है, जैसे आत्म सुरक्षा, आत्म अभिव्यक्ति भी कह सकते हैं, आत्म प्रदर्शन भी कह सकते हैं, लोगों के सामने प्रदर्शित करना। उसके बाद में आता है स्वाभाविक प्रेरक, जिसके बीच में खेल खेलना, अनुकरण का मतलब होता है नकल करना, जैसे कि छोटे उम्र में बालक अपने माता पिता की नकल करता है, किसी की भी नकल करता है। प्रतिष्ठा, सुख प्राप्ति, ये सारी की सारी चीज़ें स्वाभाविक प्रेरक के अंदर आ गई। कृत्रिम प्रेरक के अंदर जो कि किसी भी टीचर के हिसाब से या व्यक्तिगत रूप से बनाई जाती है, जैसे कि दंड, प्रशंसा, पुरस्कार, सहयोग, ये किसी भी बाहरी व्यक्ति के हिसाब से बनाई जाती है। उसके आगे देखते हैं। उसके बाद में जैसे सीखने में प्रेरणा का क्या स्थान है। अगर सीखने में प्रेरणा का स्थान ऑटोमेटिक है, जैसे बालकों के व्यवहार में परिवर्तन करना, तो आपको उसको निंदा करेंगे, पुरस्कार देंगे या किसी भी अन्य तरीके से बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं। चरित्र निर्माण में सहायता कैसी है, अगर बच्चों को आप उत्तम गुणों और आदर्शों के बारे में बताएंगे, कहानियाँ सुनाएंगे, तो उनका ध्यान वहाँ की तरफ भटकेगा और वो अपना चरित्र का निर्माण कर सकेंगे। ध्यान केंद्रित में सहायता, अगर आपने बच्चों को ध्यान केंद्रण के बारे में पढ़ाना कि आप किस तरह से पाठ्य विषय के ऊपर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, तो भी बच्चे उसके साथ जुड़े रहेंगे और ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। उसके बाद में आता है रुचि का विकास। तो रुचि का विकास किस तरह से होता है, अगर जो टीचर है वो बच्चों को प्रेरणा दे कि आप इस चीज़ के अंदर रुचि लें, आपका भविष्य उज्जवल हो जाएगा, आपको जॉब मिलेगी, तो बच्चा क्या उस चीज़ के अंदर रुचि लेने लग जाता है। उसके बाद में तीव्र गति से ज्ञान का अर्जन। अगर आप बच्चों को अच्छी अच्छी बातें बताएंगे जिससे बच्चों को भी लगेगा कि हाँ ये हमारे लिए अच्छी है, तो वो क्या करेंगे कि उसके अंदर इंटरेस्ट लेने लगेंगे। उसके बाद व्यक्ति विभिन्नताओं के अनुसार प्रगति। अब क्या होता है कि अगर आपने किसी को भी प्रेरणा दी है 5-7 बच्चों को, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि जल्दी से जल्दी उस बात को कैच कर लेते हैं और पढ़ने लग जाते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि धीरे धीरे समझते हैं, धीरे धीरे पढ़ने लगते हैं, तो उनके अनुसार ही उसकी प्रगति होती है। अब आती है प्रेरणा की विधियाँ। तो मेथड्स ऑफ मोटिवेशन। तो सबसे पहले आती है रुचि। प्रेरणा प्रदान करने के लिए बालकों की पहले तो पाठ में रुचि होनी चाहिए, जैसे कि आपने बीएड के अंदर पढ़ाई है। अध्यापक को पढ़ाए जाने वाले पाठ को बालकों को इस तरह से पढ़ाना चाहिए ताकि बच्चों की उसके अंदर रुचि बनी रहे और बच्चे आसानी से पढ़ सके। उसके बाद में आता है सफलता। अब बालकों को अपने कार्य में सफल बनाना, अध्यापक को सदैव यह प्रयास करना चाहिए कि सीखने वाले कार्य में सफलता प्राप्त हो। जैसे कि कोई भी टीचर अगर कोई लेसन पढ़ा रहा है तो जो बच्चा है उसको ऐसे पढ़ाना चाहिए ताकि बच्चे उसमें इंटरेस्ट लें और बच्चे उसे समझ सकें और अपनी जीवन में लागू कर सकें। उसके बाद में आती है प्रतिद्वंदिता।
तो इसमें क्या होता है कि बालकों के अंदर प्रतिद्वंदता का भाव विकसित करना चाहिए। जैसे कि कई बच्चे क्या होते हैं, वो कहते हैं कि ये टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते या ये ऐसे करते हैं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। मतलब कि बच्चों के अंदर आपस में होना चाहिए कि जैसे कि ये बच्चा तेरे से ज़्यादा पढ़ता है, अच्छा पढ़ता है, तेरे से पहले याद करता है, ठीक है। इसी तरह की दूसरों के साथ भी प्रतिद्वंदता बच्चों के अंदर करानी चाहिए ताकि वो भविष्य में उज्जवल भविष्य बना सके। सामूहिक कार्य का मतलब यह है, सामूहिक कार्य के अंदर जैसे कि ग्रुप डिस्कशन मेथड होता है, बच्चों को साथ में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वो क्या करें, सभी के साथ ढंग से व्यवहार कर सकें और एकजुट होकर कोई भी कार्य कर सकें। उसके बाद में प्रशंसा, तो बच्चों की प्रशंसा करने के साथ साथ बच्चे उस चीज़ के अंदर और भी इंटरेस्ट लग जाते हैं। उसके बाद में 4 से 5 पॉइंट है खेल विधि का प्रयोग, जो कि छोटी कक्षाओं में किया जाता है। उसके अलावा कक्षा का वातावरण, तो कक्षा का वातावरण भी शिक्षण के अनुकूल होना चाहिए। ये नहीं कि कोई बच्चा किधर भटक रहा है, कोई किधर भटक रहा है, मतलब कि सभी को आराम से बैठा होना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए और इंटरेस्ट लेते रहना चाहिए। ये भी सारी की सारी चीज़ें मोटिवेशन के अंदर ही आती हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।